छोटा सा टॉपिक है ये, वो कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का कुछ हिस्सा कल वैसे आपने पढ़ा था, आज उसका प्रॉपर पॉइंट्स आपको बताते हैं। देखिए, डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में जो असल मॉडल था वो था वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ये दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर मॉडल बता दिया। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से उसको कर दिया, एक्सरे टेक्निक्स, एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक, एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक उसने यूज़ करके स्ट्रक्चर को फाइंड करो। मैं बताऊं किस तरह स्ट्रक्चर है। उससे पहले अरविंद चरगाफ, इससे पहले जो था, उसने डीएनए के अंदर देखा कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसका रेशियो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है। उसने देखा कि जितना ए है उतना टी है, जितना ए है उतना टी है। उसने ये भी देखा कि जितना सी है उतना जी है। ये बात कि ए का जो अमाउंट है वो टी के इक्वल है और सी का जो अमाउंट है वो जी का इक्वल है, ये जो एक ख्याल था, एक आइडिया था जो उसके माइंड में आ गया, इस आइडिया का नाम है अरविंद चरगाफ रूल। तो जब भी आप डीएनए उठाओगे, डीएनए में ए हमेशा टी के इक्वल होगा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमारे डीएनए में ये जो बेस पेयर्स है कि नहीं, ये बेस पेयर्स है ना, बेस पेयर्स हमेशा स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं। जब भी आपको ए नज़र आएगा, जब भी आपको डीएनए में ए नज़र आएगा, उसके सामने टी ही होगा। तो अगर आपको डीएनए में 5 ए नज़र आएंगे तो लाजमन उसके सामने 5 टी होंगे। तो दैट इज़ वाई इनका अमाउंट इक्वल है, क्योंकि बेस पेयरिंग जो है इक्वल है। इनकी इसी बात से इन दो स्टूडेंट्स ने फ़ायदा उठाया, वाटसन एंड क्रिक ने, कि भाई वो जो कह रहा था कि वो इक्वल है, दरअसल वो बेसिस आपस में स्पेसिफिक पेयर कर लेते हैं, ख़ास पेयर है कि ए हमेशा टी के साथ है, जे हमेशा सी के साथ है। तो ये अरविंद चरगाफ रूल है। अब मैं आपके सामने डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि डीएनए का इसका पहला पॉइंट क्या था कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। एक दूसरा, इस तरह के 2 चेन होते हैं, जस्ट लाइक अ हेलिक्स। इसको बोलते हैं हेलिक्स। वो घूमती हुई सीढ़ी नहीं है, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स। ये खत्म हुआ। ईच चेन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो मैं रेड सर्कल्स लिख रहा हूं, ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स है। ये सारे के सारे क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए लुक्स लाइक अ लेडर, एक सीढ़ी की तरह है जिसके रेल्स क्या बनाएंगे? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। यानी इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। ज़रा इसको कल वाला डायग्राम ज़रा दोबारा मैं ड्रॉ करता हूं। कैसे? इस तरह का एक शुगर लिख देते हैं, दूसरा शुगर, तीसरा शुगर, ये। उसके बाद यहां पर जब लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे? उल्टा करके लिखना पड़ेगा, ऐसे, 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 लाइक दिस। यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ये सारे के सारे कौन से शुगर है? ये पेंटोस शुगर है। यहाँ पे राइट साइड से देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये भी कार्बन नंबर 1 है, ये भी कार्बन नंबर 1 है, ये भी कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और 5वां कार्बन जो है वो रिंग के बाहर होगा। तो यहाँ पर भी 5वां कार्बन रिंग के बाहर होगा, यहाँ पर भी रिंग के बाहर, यहाँ पर भी रिंग के बाहर। जी, यहाँ से किस तरह स्टार्ट कर लेते हैं? ये कार्बन नंबर 1 होगा,
ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो 5 यहाँ होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका भी 5 बाहर, 5 बाहर, 5 बाहर। एक चेन में ऊपर 5 आ रहा है, नीचे कौन सा आएगा, कौन सा नंबर आएगा इधर, 3 आएगा। यहां पर आपको 3 नजर आ रहा है, तो यहां पर आपको 5 नजर आएगा। उसने कहा कि ये एक सीढ़ी की तरह है जिसके जो 2 डंडे हैं ना, वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। इसका जो 5 है, इसका 3 है। इसी तरह से शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ये जो है ये सीढ़ी का एक डंडा, वो जो रेल बोलते हो वो बनाएगा। इसी तरह से यहां पर भी वही केस है, एक शुगर फॉस्फेट, शुगर, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, ये आपस में मिले हुए। सो 2 चेन है। अगर एक चेन जो है वो उसके स्टार्ट में 5 है, तो ये चेन यहाँ पर आकर 3 होगा, और यहाँ पर इसका 3 होगा, तो यहाँ पर ये 5। तो ये बार लगा लेते हैं क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल उसको बोलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट था। सो द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये हेलिक्स है। बाज लोग इसको ऐसा लिखते हैं, बाज लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो मैं जस्ट सफाई की खातिर में इस तरह लिख लेता हूं, अदरवाइज बुक में अगर आप देखोगे तो ये वाला डायग्राम आपको मिलेगा। बट एनी हाई, इसके अंदर आपको टर्न नजर आ रहा है, टर्न, जैसे कि ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है। 2 चेन्स रन एंटी पैरेलल या अपोजिट, ये तो हो गया क्लियर। ये जो 2 चेन है ये आपस में किस चीज के थ्रू मिले हुए हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू। नाइट्रोजनस बेस आपको कहां पर नजर आएगा, कार्बन नंबर 1 पर। तो यहां पर अगर एडेनिन है, यहां पर सपोज मैं ग्वानिन अटैच कर लेता हूं, यहां पर मैं साइटोसिन अटैच कर लेता हूं, यहां पर मैं थाइमिन अटैच करता हूं, तो एडेनिन के सामने जो अपोजिट होगा वो जरूर टी होगा, जी के सामने जरूर सी होगा, और सी के लिए जी होगा, और टी के लिए ए होगा, ठीक है। इसी तरह से उसने कहा था कि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के दरमियान हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी और सी के दरमियान हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसके अंदर भी कितने बॉन्ड लिखेंगे, 3, इधर भी 2 लिखेंगे। इस तरह से जो 2 चेन होते हैं वो आपस में नाइट्रोजनस बेसिस की मदद से तो मिले हुए हैं, लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और वो ए और टी के दरमियान 2 है, जी और सी के दरमियान 3 है। इस डीएनए का डायमीटर का मतलब क्या है, इसकी मोटाई, विड्थ, यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक, इसकी जो विड्थ है ये कितना है, ये 2 नैनोमीटर है। बाकी और वैल्यूज आपकी बुक में अगर मिल जाए, उसकी मोटाई और एक बेस और दूसरे बेस पेयर के दरमियान कितना फासला है वो आप लोग नोट कर सकते हैं। और बुक टू बुक ये वेरी करता है, सिंध बोर्ड में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, बलुचिस्तान बोर्ड में कुछ और है। ये वैल्यूज आप लोग अपने से जान सकते हैं। अच्छा, बेस पेयरिंग इज स्पेसिफिक, क्या मतलब है कि ए हमेशा टी के साथ होगा, जी हमेशा सी के साथ होगा। इसका मतलब ये बेस पेयरिंग इज ऑलवेज स्पेसिफिक के सामने क्या लिखेंगे, ए इज ऑलवेज paired with T, G is always paired with C. 10 base pairs in each turn. ये जो एक टर्न आप ले लें, एक टर्न यानी यहां पर इस एक टर्न के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसिस हैं, 10 बेस पेयर्स हैं। तो मैं एक जोड़ा लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर्स हैं। तो अब आप हिसाब लगाते जाओ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, राइट।
अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ जीन की तरह। ये था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ख़त्म। मैं ज़रा दोबारा आपको रिपीट करता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से पहले आपने क्या पढ़ा? आर्विन चरगाफ रूल। चरगाफ रूल क्या कह रहा था कि एक डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस का जो रेशो है वो बड़ा स्पेसिफिक था। उसने देखा कि ए का जो अमाउंट है हमेशा टी के बराबर था और जी का अमाउंट हमेशा सी के बराबर था। ये चरगाफ रूल तो हो गया। बाद में कौन आए? वाटसन और क्रिक आए। उन्होंने बाकायदा टेक्निक्स इस्तेमाल की, एक्सरे टेक्निक इस्तेमाल करके उसने डीएनए का एक मॉडल बनाया कि भाई डीएनए इस तरह दिखता है। उसने कहा कि डीएनए एक हेलिक्स की तरह है, उसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं। ये वाटसन और क्रिक ने, पहले ये आइडिया नहीं था कि इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स हैं। उसने कहा था कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से लिपटे हुए जैसे कि हेलिक्स, जैसे कि सीढ़ी। उसने कहा कि डीएनए के जो जैसे सीढ़ी के अंदर रेल आता है तो डीएनए के अंदर शुगर और फास्फेट ये सीढ़ी का एक डंडा बनाएगा और ये शुगर फास्फेट सीढ़ी का दूसरा डंडा बनाएगा। सीढ़ी के अंदर जो स्टेप्स भी होते हैं, इस पर आप कदम रखते हैं। उसने कहा स्टेप कौन होंगे? उसने कहा ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये सीढ़ी के स्टेप होंगे। अच्छा, उन्होंने जो पॉइंट्स बताए थे कि ये पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं, यानी अगर एक चेन जो है वो 5 to 3 में है तो दूसरा चेन 3 to 5 में होगा। उसने कहा कि ये चेन्स आपस में भी मिले हुए हैं। किस चीज़ के थ्रू मिले हुए हैं? नाइट्रोजनस बेसिस की मदद से मिले हुए हैं। और नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी के दरमियान 2 है, सी जी और सी के दरमियान 3 है। अच्छा, इसका डायमीटर उन्होंने कहा कि 2 नैनोमीटर का डायमीटर है और बेस पेयरिंग इज ऑलवेज स्पेसिफिक। बेस पेयरिंग हमेशा स्पेसिफिक है। ए हमेशा टी के साथ होगा, जी हमेशा सी के साथ होगा। अब फाइनली हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। ये सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में मजा आएगा आप लोगों को जब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आएंगे, लेकिन जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकेट के लिए है उनको पहले से पता होगा कि जीन क्या चीज़ है। देखिए, डीएनए को लिखने के लिए अब मैं आप लोगों के लिए ये वाला डायग्राम लिखूंगा, ठीक है? डायग्राम लाइक दिस। जब भी मैं ये इस तरह का लाइन लिखूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंड्स हैं। डीएनए का कोई स्मॉल सेगमेंट, कोई ख़ास सेगमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एक ख़ास सेगमेंट आता है, इस छोटे से टुकड़े का नाम है क्या? जीन इसको कहा जाता है। तो हमारे पास डीएनए तो बहुत लंबा भी हो सकता है ना, है कि नहीं? तो इस तरह के बहुत सारे सेगमेंट्स हमारे पास होंगे। यहाँ पर ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ये चौथा है। अब चलते जाइए। तो डीएनए पर क्या हो सकते हैं? बहुत सारे जीन होते हैं। सो अगर हमसे पूछा जाए कि जीन क्या है तो हम बोलेंगे स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ये जीन है। जीन करता क्या है? जीन हमारे जिस्म के तमाम खसूसियात के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। मिसाल के तौर पर एक जीन ये है, ये आपका आई का कलर बता रहा है। इधर एक दूसरा जीन है, ये आपका स्किन कलर बता रहा है। इधर एक और जीन है, ये बता रहा है कि आपका नाक कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा। जब बच्चा पेट के अंदर होगा तो उसका नाक कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, ये मालूमात इस जीन के पास है। गरज आपकी जिस्म का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर स्टोर है? वो जीन के अंदर है। तो जिस तरह आप एक यूएसबी के अंदर डेटा स्टोर करते हैं ना, हमारे सारे जिस्म का डेटा इस छोटे से यूएसबी में ही पड़ा हुआ है, जिसे आप लोग जीन कहते हैं। डीएनए है हमारा डीएनए ही हमारी पहचान है। इसके अंदर जीन होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जब कभी कोई एंजाइम बनता है या कोई प्रोटीन बनता है तो उस एंजाइम या प्रोटीन को बनाने का नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इजाज़त वो भी डीएनए के अंदर है, यानी जीन की शक्ल में वो नॉलेज स्टोर किया हुआ होता है। सपोज आपके बॉडी में एक एंजाइम है माल्टेज, सपोज
माल्टेज, ये एक एंजाइम है। कहाँ पर है? हमारे बॉडी के अंदर है। इस एंजाइम को बनाने के लिए बॉडी को चाहिए प्रोटीन चाहिए, ठीक है। इस एंजाइम को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ये प्रोटीन कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? इस प्रोटीन को बनाने के लिए जो खुफिया कोड्स है, जो इंफॉर्मेशन है, वो हमारे डीएनए में मौजूद है। सपोज ये वाला जो जीन है ना, ये वाला जो जीन है कहाँ पर है? डीएनए पर है। ये जीन जो है ये इस एंजाइम को बनाने का जीन है। तो जब ये एंजाइम बनाना होगा तो हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट अपने आप को ये नॉलेज कॉपी कर देगा। क्या कर देगा? कॉपी। ये टुकड़ा नहीं निकलेगा, ये सिर्फ नॉलेज को कॉपी कर। जैसे आपको यूएसबी से लैपटॉप में डालकर उस यूएसबी एक फाइल आपने किसी दूसरी यूएसबी को दे दिया, फाइल कॉपी कर दिया, तो यहाँ पर जो जीन का के अंदर जो नॉलेज है वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के लिए क्या करते हैं? ये एक और किस्म का न्यूक्लिक एसिड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है आरएनए। ये मैं सिंगल स्ट्रैंड लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है? इसका नाम है आरएनए, और आरएनए में इसका नाम है मैसेंजर आरएनए। कल के टॉपिक में हम आपको टाइप ऑफ आरएनए बताएंगे कि आरएनए की कितनी किस्में हैं, उसमें से एक किस्म ये है। मैसेंजर आरएनए यहाँ से कॉपी हो जाएगा, यहाँ से मैसेंजर आरएनए बना दिया जाता है। उस मैसेंजर आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है। इतना अमाइनो एसिड आएंगे, इस तरतीब से आएंगे, इतने अमाइनो एसिड आएंगे, इस तरतीब से आएंगे। वो तरतीब सारा कोड की शक्ल में कहाँ पर मौजूद है? मैसेंजर आरएनए पर मौजूद है। फिर क्या होगा कि ये मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास। राइबोसोम के ऊपर कौन आएगा? मैसेंजर आरएनए आएगा। ये हमारे पास क्या है? मैसेंजर आरएनए है। राइबोसोम के ऊपर जाकर प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगे। ये गोल गोल दायरे किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? गलत, अमाइनो एसिड को शो करते हैं। तो ये सारे के सारे अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाकर इनसे बाद में एंजाइम बना दिया जाएगा। जैसे आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाकर वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो एक मुकम्मल एंजाइम जब बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा। आपके बॉडी में जब भी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन को कहाँ पर बनने पड़ेंगे? राइबोसोम पर। राइबोसोम पर प्रोटीन खुद नहीं बना सकता जब तक मैसेंजर आरएनए आ जाए। मैसेंजर आरएनए कहाँ से आएगा? डीएनए से आएगा। और डीएनए फाइनल स्टेज है कि डीएनए के अंदर सारा जीन का डेटा, हमारे पूरे जिस्म का जो डेटा है वो वहाँ पर मौजूद है। तो ये बड़ा स्पेशल टॉपिक था, कंसेप्ट ऑफ जीन। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है, और ये फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी है। सेकेंड ईयर में आप लोग से हेरिडिटी पढ़ रहे हैं कि वालिदैन से खसूसियात बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कौन है जो वालिदैन से बच्चों में खसूसियात ट्रांसफ़र कर लेते हैं? वो जीन ही होते हैं। माँ बाप से जीन बच्चों में जा रहे होते हैं, तो वो ये जीन है। इसीलिए इसको बना क्या नाम दिया? फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है। किस चीज़ की? हेरिडिटी के। इंस्ट्रक्शन फॉर द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? आपका जिल्द, आपकी आंखें, आपके कान, आपके बाल, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर कैरेक्टरिस्टिक का जीन होता है। बाल का अपना जीन है, आंख का अपना जीन है, नाक का अपना जीन है, जिल्द का अपना जीन है। जिस्म के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स का अपना जीन होता है। और वो तमाम के तमाम जीन आपके सेल के अंदर इतने ऐसे छोटे से जगह पे जाके रखा हुआ। इतना इंसान, ह्यूमन बॉडी, आप एक सेल निकालो, वो नजर आता है सेल? आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सेल को देखने के लिए। सेल नजर नहीं आएगा, बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। और उसके अंदर फिर जाओगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इधर से गोल्गी बॉडीज होगी, फिर आपको और अंदर जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर जो है अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म का पूरा जो डेटा है वो उसे एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर बंद किया हुआ है। ज़रा तसव्वुर कर लीजिए कि इतना जिस्म, इतना बड़ा जिस्म, उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। इन सब का डेटा उस छोटे से डीएनए में स्टोर किया हुआ है।
ये इतनी खूबसूरत तख्लीक किसी इंसान की हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये एक बहुत पावरफुल ज़ात की हो सकती है कि जिसने हमारा सारा जो डेटा है वो इतने से छोटे से यूएसबी में डाल के वो हज़ारों साल से वो एक ही डेटा कॉपी हो रहा है। ये जो डीएनए हम देख रहे हैं ये वही एक ही डीएनए है जो हम रिसीव कर। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हमेशा आती रहती है। अल्लाह ताला ने वो तरीका भी वेरिएशन का इसमें रखा हुआ है कि इसमें थोड़ी थोड़ी सी जहाँ जहाँ इजाज़त है कि ये जीन थोड़ा चेंज हो करके इसके बच्चों में स्किन कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा काला आ जाएगा, ये रेड आएगा, ये इस तरह कलर आएगा, इसका नाक इस तरह होगा, ताकि एक शख्स दूसरे शख्स से डिफरेंट होगा। ये तरतीब भी उस खालिक ने, बनाने वाले ने इसके अंदर डाल दिया हुआ है। अगर वो चाहता तो सारे के सारे इंसान एक जैसे होते, सारे के सारे एक जैसे होते, लेकिन इसके अंदर ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि जितने भी इस दुनिया में आबादी बढ़ेगी ना तो एक शख्स दूसरे से डिफरेंट होगा। ये एशियन कलर तो बिल्कुल बहुत वो है, पता चल जाता है। चाइनीज़ में आप लोगों के ख्याल में, मुझे ख़ुद तो यूएसए में 2-3 चाइनीज़ नज़र आ गए थे, मेरे बार बार मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये कौन सा है। यस, वो बहुत ज़्यादा सेम है, लेकिन उनके भी डिफरेंस है। ठीक है, सबका नाक उज़्बक टाइप का होता है, तो उनके चेहरे काफ़ी मिलते जुलते, लेकिन उनमें भी इख्तलाफ है। क्यों? उनका जिस्म एक जैसा नहीं होता, दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। बिकॉज इस डीएनए के अंदर उन्होंने ऐसा तरतीब रखा हुआ है कि ये खसूसियात को भी अलग है। हाँ चलो, नाक, एक नाक होता है, कभी 2 नाक नहीं होते, आंख 2 होते, एक नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके स्किन टेक्सचर में, उनका फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस होता है। हालांकि 2 लोग मिलते जुलते हैं कि ये किस तरह उसके साथ मिलता जुलता है, हाँ ये किस तरह उस क्रिकेट प्लेयर के साथ मिलता जुलता है, ये उसके साथ मिलता जुलता है, वो मिलता जुलता ज़रूर है, लेकिन वो डिफरेंसेस है। तो ये सारा का सारा कमाल अल्लाह ताला ने आपकी इस जीन में रखा हुआ है। इससे मैं आपको बताना क्या चाहूँगा, इसके टॉपिक से ख़त्म हो रहा है, व्हाट इज़ माई पर्पज़ नाउ, कि ये आइडिया तो आप पेपर में लिख के नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन याद रखिए अब एक आम शख्स से आप ज़्यादा होनहार और होशियार और अकल वाले बन गए हो। आपकी आइडिया में ये अकल वाली बात आ गई, आपसे पूछा जाएगा कि आप मेरे इतने करीब आए थे, आपने मुझे नहीं देखा। अकबर तो हाँ बस ठीक है, अल्लाह ताला मुझे पता चल गया अल्लाह है, किसी ने मुझे बना लिया, बस बाकी खैर करे, देख लेते हैं। ये काफ़ी नहीं है। ये जो इतना ज़बरदस्त है, भेड़ बकरियाँ ये पढ़ सकते हैं, गधा पढ़ सकते हैं, गद्दे को अभी इधर बैठाओ बोलो कि जीन वो कर सकते हैं, मेंढक, गाय, सांप। सिर्फ इंसान के अंदर ये सलाहियत क्यों रखी गई है इतने सारे मखलूक़ात में? क्योंकि इंसान को एक मकसद के लिए भेजा गया है। क्या? कुरान में इस मकसद के बारे में है, काफ़ी लोग हमारे यहाँ जो है कुरान में बताया कि आप किस लिए आप आए हो। पूरा जो कायनात है जो आपको नज़र आ रहा है, समंदर है, जंगलात है, सूरज है, चांद है, ये इंसान के लिए है। कौन कह रहा है ये बात? अल्लाह ताला कह रहा है, अपने कुरान में कह रहा है। हमारा तो पढ़ते नहीं है, हमने तो साइड पर रखा हुआ है, खाली शादी वाले दिन दुल्हन के लिए ऊपर रखने के लिए रखते हैं, और कोई दुकान खोलते हैं तो उस करते हैं ना, ऐसे कोई समोसे का दुकान खोलने के लिए करते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं। वो कहते सब कुछ तुम्हारे लिए है। तो सवाल उठता है कि मैं फिर किस लिए हूँ? अगर सब कुछ तुम्हारे लिए है तो फिर इंसान तुम किसके लिए हो? तुम अल्लाह के लिए हो। ये आपका मकसद है। एक साइंसी दिमाग को जब ये सारी चीज़ें समझ आ जाती है, इतना करीब जाता है, इतना कुछ निकाल लेता है, फिर भी उसका दिमाग उसकी तरफ इशारा नहीं देता, इसका मतलब क्या है? कुरान में बार बार कहते हैं ला यहदी ला यहदी, अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देता है, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। ये किस की तरफ इशारा है? जो लोग तलाश नहीं करना चाहते हैं, अल्लाह ताला का एक फ़ैसला है। जहाँ तक मैंने थोड़ी सी स्टडी कर ली, जिन लोगों के दिल में ख्वाहिश है कि अपने बारे में सोचूं, अपना मंजिल मकसद को जानने की कोशिश करूं, उसके लिए अल्लाह रास्ते खोल देता है, ओपन 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 ओपन। फिर उसको ये इन चीज़ों को पढ़ते हुए वो अपने आप को कनेक्ट कर लेता है कि देयर इज समवन। जो शख्स ये नहीं सोचता कि मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, अल्लाह ताला एक टाइम तो उसको बार बार थोड़ा सा निशानी देता है कि चले अब ये सोचना शुरू करेगा, अब ये सोचना शुरू करेगा। कुछ अंदर रख देते हैं इंसान के जिस्म के अंदर, ताकि ये बार बार
उसकी बत्ती है ना सिग्नल की तरह, सिग्नल दे दे कि फिर से ये थोड़ा सा करीब आ जाए, ज़रा चेक कर ले बार बार। लेकिन जब बार बार नहीं करता तो उसके दिल को फिर क्या कर देते हैं, लॉक, ताला लगा लेते हैं, कहते हैं मोहर लगा लेते हैं। क्या था, ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम, ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा दे। ख़त्म 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 किसको बोलते हैं, ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, खुद से नहीं पढ़े, किसी अच्छे उसे पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, अच्छा दिलों को भी बंद कर दूंगा, मतलब उसके दिल में ऐसा आएगा नहीं कि मैं क्यों आया हूँ ये किस लिए। समइहिम, उसको कभी इस कान पर ऐसी बात नसीब ही नहीं होगी कि जिसे वो थोड़ा अपने अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाए। वो सुनता जाएगा, बहुत सारी फालतू बातें सुनेगा, लेकिन काम की बात सुनाई नहीं देगी। अला क़ुलूबिहिम अला समइहिम व अला अब्सारिहिम, अच्छा उनकी आंखों पर भी एक पर्दा डालूंगा, उसको खाना समोसा और चाय तो नज़र आएगी, लेकिन उसको आंखों पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा कि वो अपना रब पहचान सके। तो यहाँ पर वो क्या लगा रहा है, मोहर लगा रहा है। तो हम क्यों अपने आंखों पे मोहर लगाएं, क्यों अपने दिलों पे मोहर लगाएं, सोचने की बात है। और यू पीपल आर लकी, मैं ये कहता हूँ कि जब भी किसी चीज़ को कहीं पर कोई अल्लाह वाली बात मिलती है, सो ये पीपल आर लकी कि कहाँ से स्टूडेंट आए हुए हैं और आज आपको ये जगह से एक मौका मिला कुछ सुनने का। मैंने तो बात कही थी, यू पीपल आर लकी। जिस तरह मैं किसी महफिल में मुतासिर हुआ था, अल्लाह ताला ने शायद मुझ पर कोई ऑफकोर्स एहसान किया था कि मुझे एक ऐसे शख्स के सामने आना पड़ा कि जिसे कुछ मैंने से सुना कि जिसने मुझे एक्टिवेट कर दिया। फिर बाद में मैंने कोशिश शुरू कर दी, मैंने कहा मैं किस तरह मुसलमान हूँ, हम किस तरह मुसलमान हैं, मेरा नाम अब्दुल हादी है, ये इस्लामिक नेम है, तो मैं मुसलमान हूँ। फिर मैंने अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। लोग झूठ बोल रहे थे, मुझे तकलीफ़ भी दे रहे थे। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तंग हुआ हूँ, लाइफ में बहुत सारे, ख़ासकर जब आप बहुत ज़्यादा जो लोग कुछ अल्लाह ताला काबिलियत देते हैं, जब वो थोड़ा अल्लाह ताला उसको ऊपर पहुंचा देते हैं सीढ़ियों पर, उसका मुकाबले जेलसी, लालच उसके साथ जो है बहुत सारे लोग करना शुरू कर लेते हैं। छोटे लेवल पर इतना नहीं होता, जैसे आप थोड़े बड़े लेवल पर आते हैं तो बड़े बड़े लोग फिर आपके रास्ते में आते हैं और आपके टांगे खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह मैंने मुख्तलिफ़ लोगों को, मुसलमानों के अंदर मैंने देखा कि नहायत ही बेईमान किस्म के लोग मैंने देख लिए, झूठे भी और अमानत के ख्याल ना रखने वाले, ख़यानत करने वाले लोग मैंने इन सबको देखा। चोरी करने वाले लोग भी देखा, झूठ बोलते हुए ग़ीबत करने वाले सारे लोग देखे, और इवन 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाले शख्स को भी मैंने देखा कि वो जब झूठ बोल रहा था, वो जब ऐसे ऐसे काम कर रहा था कि वो करने के काबिल नहीं था। फिर मैंने सोचा कि क्या चल रहा है, मैं भी तो इस तरह का मुसलमान हूँ। मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, लोगों से खामखा सोशल मीडिया से देखा कि मुस्लिम पे क्या हो रहा है, थोड़ा सोशल मीडिया इस्लाम को बदनाम, मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश। तो मैंने मजबूरन होकर के मैंने कहा यार व्हाट इज़ गोइंग ऑन।